हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रयाग स्टडी। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रयाग स्टडी पर। क्लास को शुरू करने से पहले फिर से वही छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक आपका शेयर हमारे लिए एनर्जी की तरह काम करता है और हम आपसे उस एनर्जी की अपेक्षा जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट एक्सप्लेन कर दिया था, आज शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल शुरू करने से पहले हम फूड हैबिट के बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। फूड हैबिट का मतलब है फूड खाने की प्रकृति। कोई एनिमल किस तरह का फूड खाता है, कोई सिर्फ प्लांट खाता है, कोई सिर्फ फ्लेश या मीट खाता है, कोई प्लांट और फ्लेश दोनों खाता है। तो फूड हैबिट के बेसिस पर एनिमल तीन टाइप के होते हैं। हर्बीवोर्स, वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। दूसरा आता है कार्निवोर, ऐसे एनिमल जो सिर्फ फ्लेश खाते हैं, जो सिर्फ मांस खाते हैं, उनको हम कार्निवोर कहते हैं। और ऐसे एनिमल जो प्लांट और फ्लेश दोनों खाते हैं उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। ये एग्जांपल ले रखा है, जैसे आपका एलिफेंट, हॉर्स, काऊ, बफेलो, है ना, रैबिट, ये सब क्या है, सब प्लांट खाते हैं, सिर्फ प्लांट खाते हैं, इसलिए ये सब क्या है, हर्बीवोर्स हैं। ये अपने शेर भाई साहब सिर्फ मांस खाते हैं, कार्निवोर हैं। यहां मैंने ओमनीवोर आप ले रखा है, ह्यूमन भी एक ओमनीवोर है क्योंकि प्लांट और फ्लेश दोनों खाता है। डॉग हो गया, कैट हो गया, क्रो हो गया, ये सब प्लांट और फ्लेश मांस दोनों खाते हैं, इसलिए ये ओमनीवोर्स में आते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल। एनिमल के न्यूट्रिशन में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? तो एनिमल के न्यूट्रिशन में 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। द न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इजेशन को आप एक्सक्रेशन कहते हैं। तो शुरू करते हैं इंजेशन को। फूड को बॉडी के अंदर या माउथ के अंदर लेना इंजेशन कहलाता है। अब आते हैं डाइजेशन पर। लिए हुए इंजेस्ट किए हुए फूड को या कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। डाइजेस्टेड फूड को माइक्रोविलाई के द्वारा एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एब्जॉर्ब फूड को ब्लड सेल के पास ले जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया को देगा और माइटोकॉन्ड्रिया उसे तोड़कर एनर्जी निकालेगी और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं खुद को अलाइव रखने के लिए, अपने अदर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो एसिमिलेशन क्या है? द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और फिर बात करते हैं किसकी? इजेशन की बात करते हैं। तो आप इजेशन क्या बताएंगे? द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड इज कॉल्ड इजेशन। वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है? सबसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमीबा का न्यूट्रिशन एग्जाम में अक्सर कई बार पूछ लेता है। तो देखते हैं कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अमीबा इंजेस्ट फूड और इनटेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है जिसमें अमीबा सूडोपोडिया की मदद से फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा फूड को अंदर लेता है, इंजेस्ट करता है। सूडोपोडिया एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो अमीबा के मूवमेंट में और फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है, अमीबा एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये बनाया, इसको कहते हैं हम सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया इस फूड को सराउंड करेगा। देखिए ये सूडोपोडिया फूड को ये सराउंड कर लिया along with the little water. Amoeba surround food along with the little water by pseudopodia. Now this food along with little water change into food vacuole. अब ये किस में बदल जाएगा? फूड वैक्यूल में बदल जाएगा। जैसे ही फूड वैक्यूल में बदल जाएगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एंजाइम इसके ऊपर अटैक करेंगे। ये देखिए एंजाइम अटैक कर रहे हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम है वो अटैक करेंगे इसके ऊपर और इस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अमीबा के हर एक पार्ट में सप्लाई किया जाएगा। अब ये जो फूड डाइजेस्ट हुआ, ये डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अमीबा के हर एक पार्ट में सप्लाई किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और इस एब्जॉर्ब फूड को अमीबा सेल यूटिलाइज करेगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और उस एनर्जी का यूज करेगा अमीबा अपने बॉडी ग्रोथ और बॉडी रिपेयरिंग के लिए। तो एसिमिलेशन हो गया। जो वेस्ट मटेरियल बचेगा
अमीबा का सेल मेम्ब्रेन कहीं एक जगह टूट जाएगा और वो वेस्ट मटेरियल, ये देखें ये वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह अमीबा में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में, पैरामीशियम में भी न्यूट्रिशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे अमीबा में होता है, इंजेशन को छोड़कर। पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ है जिसकी पूरी बॉडी में टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे आप सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। ये सीलिया कॉन्टिन्यूअसली बैक और फोर्थ मोशन करता रहता है, वाइब्रेट होता रहता है, जो वाटर करेंट को माउथ के अंदर ढकेलता रहता है ताकि वाटर करेंट के साथ छोटे मोटे फूड पार्टिकल्स भी अंदर चले जाएं। अच्छा ठीक है, तो पैरामीशियम में भी न्यूट्रिशन बिल्कुल अमीबा के जैसा होता है, सिर्फ इंजेक्शन को छोड़कर। पैरामीशियम इंजेस्ट फूड और इनटेक फूड थ्रू माउथ विद द हेल्प ऑफ सीलिया। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल वाटर करेंट के साथ पैरामीशियम के पास आता है, ये सीलिया इस फूड को तुरंत ढकेल देते हैं, पुश कर देते हैं माउथ के अंदर। अब जैसे ही माउथ के अंदर चलाएगा तो ये फूड वैक्यूल में बदल जाएगा और अब इसके आगे का सारा प्रोसेस अमीबा के जैसा होगा। तो आप इसको याद रखेंगे, सारा कुछ अब आपको अमीबा के जैसा ही लिखना है। आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन में न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन। द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप। दिस इज इंजेशन। व्हाट? इंजेशन। ये इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। क्योंकि मैंने कहा ह्यूमन में भी न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होता है, तो शुरू करते हैं इंजेशन को। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल एक लाइन में अगर आपको बताना तो आप बताएंगे द पाथवे फ्रॉम माउथ टू द एनस। माउथ से लेकर एनस तक का जो रास्ता होता है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये माउथ है, आपका माउथ है, एंड दिस इज सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा को सिक्रेट करती है और उस सलाइवा में टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होती है। फूड यहां पर फिजिकल डाइजेशन किया जाता है, तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस से स्टमक में आएगा, स्टमक में भी फूड का डाइजेशन होगा, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन 2 ग्लैंड के सिक्रेशन को रिसीव करता है, लीवर और पैंक्रियास। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल भी अपना सिक्रेशन करती है जहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। फूड एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से भेज दिया जाएगा कहां? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट वाटर और यूजफुल सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बचेगा सेमी सॉलिड वेस्ट। ये सेमी सॉलिड वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन से आएगा कहां? रेक्टम में आएगा। रेक्टम में कुछ समय के लिए ये स्टोर होता है एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी रिमूव फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड फ्रॉम द रेक्टम। तो इस तरह इजेशन भी कंप्लीट है। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है ये एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए। शुरू करते हैं, पहला स्टेप देखते हैं, इंजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन इंजेस्ट फूड थ्रू माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड। ह्यूमन फूड को माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर लेता है हाथ की मदद से। ये आप देखिए कैसे ह्यूमन इंजेस्ट कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं डाइजेशन में। ह्यूमन, द डाइजेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। डाइजेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। ह्यूमन में डाइजेशन 2 स्टेप में होता है, फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय टीथ एंड टंग, whereas chemical digestion is performed by enzymes. Physical digestion थोड़ा सा देख लेते हैं। Physical digestion is performed by teeth and tongue, in which teeth cut the food into smaller particle, whereas tongue mix the saliva in food. सारा मैंने ये आपको यहां पर लिख रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, केमिकल डाइजेशन पे आते हैं। केमिकल डाइजेशन begins from our mouth. First of all, salivary gland which is present in our mouth secrete saliva in the mouth, which contain ptyalin enzyme, and that ptyalin enzyme digest the starch in our mouth. Ptyalin enzyme हमारे बॉडी में सिक्रीट होने वाला पहला एमाइलेज एंजाइम है, याद रखेंगे। अब माउथ में ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड माउथ से कहां जाएगा? ये जाएगा लैरिंग्स में जाएगा। कहां जाएगा? लैरिंग्स में जाएगा। ये रहा आपका माउथ से ये फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहां जाएगा? लैरिंग्स में जाएगा। लैरिंग्स इज द पार्ट बिटवीन माउथ एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया और माउथ के बीच वाला जो पार्ट होता है उसे हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ये फूड और एयर दोनों का
कॉमन पैसेज होता है। अच्छा ठीक है, अब यहां से फूड इसोफेगस में जाएगा। कहां जाएगा? इसोफेगस में जाएगा। तो लैरिंग से फूड चला गया इसोफेगस में। इसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट, जो लगातार फूड, ये हमारा माउथ रहा, माउथ से ये फूड आया, ये ट्रैकिया, ये इसोफेगस, माउथ और ट्रैकिया, यहां पर ये ट्रैकिया शुरू होता है, माउथ और ट्रैकिया के बीच का पार्ट, इसे हमने कहा था लैरिंग्स। फिर लैरिंग्स से फूड कहां आएगा? इसोफेगस। इसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कॉन्टिन्यूअसली इस तरह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट परफॉर्म करता रहता है, जिसे पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं। ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट फूड को इसोफेगस से स्टमक तक लाने में मदद करता है। ये रहा आपका स्टमक। क्या रहा? आपका स्टमक रहा, स्टमक। नाउ स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। देखिए ये आपका इसोफेगस फूड को लेकर आया, कहां? स्टमक में लेकर आएगा। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन इन विच फूड इज चर्न फॉर 3 to 4 आवर, जहां पे फूड 3 से 4 घंटे तक चर्न किया जाता है। स्टमक की वॉल में छोटे छोटे पिट्स होती हैं जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं और ये गैस्ट्रिक जूस फूड को डाइजेस्ट करता है। स्टमक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट परफॉर्म करता रहता है। अगर आप देखें तो कुछ इस तरह देखिए कैसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट करता रहता है, जिसकी वजह से स्टमक में फूड 3 से 4 घंटे तक चर्न किया जाता है। स्टमक की वॉल में छोटे छोटे पिट्स होते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं, HCl, म्यूकस, पेप्सिन। HCl का काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना ताकि पेप्सिन एंजाइम एक्टिव हो सके। फिर ये देखिए सारा कुछ मैंने HCl के बारे में लिख रखा है। म्यूकस फॉर्म अ थिन लेयर अराउंड द स्टमक। म्यूकस क्या करता है? स्टमक के चारों तरफ एक पतली सी लेयर बना देगा ताकि स्टमक की वॉल को HCl के प्रभाव से बचाया जा सके। देन पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन। पेप्सिन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिक्रेट होने वाला पहला प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम या पहला प्रोटीएज एंजाइम है। याद रखना, 1 नंबर में ये पूछा जाता है। सो गैस्ट्रिक जूस का सारा फंक्शन खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। स्टमक में फूड डाइजेस्ट होने के बाद इट विल ट्रांसफर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये भेजा जाएगा कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज अबाउट 6.9 मीटर। कितना? 6.9 मीटर, या आप कह लें 7, लगभग 7 मीटर लॉन्ग होता है। 6.9 मीटर या लगभग 7 मीटर लॉन्ग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड। क्या करेगा? 2 ग्लैंड के सिक्रेशन को रिसीव करेगा, लिवर और पैंक्रियाज। लिवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है और ये बाइल जूस गॉल ब्लेडर में टेम्परली स्टोर होता है और फिर गॉल ब्लेडर से ये सिक्रेट किया जाएगा। कहां? ये गॉल ब्लेडर यहां सिक्रेट किया जाएगा। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया ऐसा, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज द पैंक्रियाज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहले 2 ग्लैंड के सिक्रेशन को रिसीव करता है। लिवर सिक्रेट बाइल जूस। बाइल जूस का काम है, बाइल जूस एसिडिक फूड को बेसिक मीडियम में बदल देता है ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम एक्टिव हो सके, और बाइल जूस फैट को इमल्सिफाइड करता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल में चेंज करता है। ये बाइल जूस का फंक्शन। फिर इसके बाद पैंक्रियाज अपना सिक्रेशन देगा। पैंक्रियाज सिक्रेट पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन वेरियस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस निकालता है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। किसको डाइजेस्ट करना? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। और एक सेकंड हम थोड़ा सा इरेज कर ले। हाँ, इस ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लाइपेज का काम है फैट और लिपिड को डाइजेस्ट करना, और पैंक्रियाटिक एमाइलेज का काम है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। याद रखना है, ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में निकलता है। निकाल कौन रहा है? पैंक्रियाज निकाल रहा है। निकल कहां रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में निकल रहा है। लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है,
पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, ये निकाल कौन रहा है? पैंक्रियाज निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है? पैंक्रियाज निकाल रहा है। पहला फैट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पैंक्रियाज और लीवर के सिक्रेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल भी अपना सिक्रेशन करती है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल भी इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करती है, जिसमें बहुत तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंटेस्टाइनल एमाइलेज। इंटेस्टाइनल एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मल्टोज में तोड़ देना। फिर इंटेस्टाइनल लाइपेज फैट लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। फिर इंटेस्टाइनल प्रोटीएज, इसका काम है प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना। किसका काम है? प्रोटीन को ये तोड़ देता है, किसमें? अमीनो एसिड में तोड़ देता है। तो आपको याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, वो इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंटेस्टाइनल एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को फ्रक्टोज, मल्टोज, ग्लूकोज में तोड़ेगा, स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ देगा। इंटेस्टाइनल लाइपेज फैट और लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। इंटेस्टाइनल प्रोटीएज ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देगा। इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं। जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होगा तो इंटेस्टाइन की वॉल में बहुत सारे, हम ये देखें ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, हम क्या करें थोड़ा सा एक सेक्शन काट लें, तो ये देखें ये मैंने काट लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह प्रेजेंट होते हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम माइक्रोविलाई कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन finger like structure called microvilli. That microvilli absorb the digested food and give it to the blood stream, और absorb करके किसको दे देंगे? blood stream को। ये देखें ये दिखाया गया, इस तरह ये finger like structure इसमें प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम microvilli कहते हैं। फूड का एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो जो बचा वेस्ट है दैट विल बी ट्रांसफर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये भी क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होता है, ये लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो कंटेन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोविलाई, एंड दैट माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट वाटर एंड यूजफुल सॉल्ट। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और यूजफुल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से वेस्ट बदल जाता है सेमी सॉलिड में। किस में बदल जाएगा? सेमी सॉलिड में बदल जाएगा, और ये वेस्ट फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां? ये रहा आपका रेक्टम। रेक्टम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रेक्टम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे फूड कुछ समय के लिए स्टोर होता है, एंड फ्रॉम रेक्टम इट विल बी रिमूव फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड। तो ये एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में, ये माइक्रोविलाई है जो ऑलमोस्ट वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये वाटर है जो एब्जॉर्ब करेगा कौन? माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब कर लेगा। यूजफुल सॉल्ट भी यहां एब्जॉर्ब करेगा, देखें एब्जॉर्ब किया है। फिर इसके बाद एसिमिलेशन अब आता है। एब्जॉर्ब फूड ब्लड के द्वारा लाया जाएगा सेल के पास। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस फूड को तोड़ेगा, जलाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वो एनर्जी हम अपनी सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो एसिमिलेशन ऑफ फूड इज यूज्ड या एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज अ फ्यूल to get energy for various life process. Assimilated food is used as a material for growth and body repairing. The food is broken down in the cell by mitochondria to produce energy. क्योंकि assimilation में हम food utilize करते हैं, तो when microvilli absorb the food, that absorbed food is given to the blood. Now blood carry this digested food and give it to the cell. Cell contain mitochondria. That mitochondria break down the food in the presence of oxygen and produce energy. अब उस एनर्जी का हम यूज करेंगे अपनी बॉडी रिपेयरिंग के लिए, अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, जो सारा कुछ मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है।
एसिमिलेशन हो गया तो जो वेस्ट मटेरियल बचा उसे बॉडी से बाहर निकला जाएगा। द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड इज कॉल्ड इजेशन। ये मेंशन कर रखा है, ये वेस्ट मटेरियल सारा जो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम इज एनस। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट होता है वो एनस होता है। एनस एक तरह की ओपनिंग होती है जहां से हम वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं। सो आगे बढ़ते हैं डेंटल कैरीज। कुछ नहीं, डेंटल कैरीज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी इन द टूथ। टूथ में स्मॉल कैविटी का बनना ही क्या कहलाता है? डेंटल कैरीज कहलाता है। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी इन टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया के कारण टूथ में स्मॉल कैविटी बनना, टूथ में छेद बन जाना डेंटल कैरीज कहलाता है। देखें ये दांत कहते हैं ना काड़ा लग गया, ये देखो यही काड़ा लग गया, ये देखो दांत में होल बन गया, यही तो है डेंटल कैरीज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब हम कोई सुगरी फूड खाते हैं, मीठा फूड खाते हैं, तो हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया उस सुगरी फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं हमारे माउथ में। ये एसिड हमारे टीथ, हमारे दांत के इनेमल को, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह का साल्ट है, उससे बना होता है। तो हम जब सुगरी फूड खाते हैं तो हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया उस शुगर को ब्रेक डाउन करता है और एसिड बनाता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। दैट एसिड डिसॉल्व द कैल्शियम साल्ट। कैल्शियम साल्ट का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। डिसॉल्व द कैल्शियम साल्ट ऑफ द टूथ इनेमल एंड देन डेंटाइन। पहले टूथ इनेमल को, ये जो पहला लेयर होता है दांत का टूथ इनेमल होता है, उसके नीचे जो लेयर होती है उसको डेंटाइन कहते हैं। तो वो एसिड जो बैक्टीरिया ने बनाया, ये एसिड पहले इनेमल को डाइजेस्ट कोरोड करेगा, डिसॉल्व करेगा, घोलेगा, फिर उसके बाद डेंटाइन को डिसॉल्व करेगा, फिर अल्टीमेटली ये एसिड पहुंचेगा पल्प कैविटी, जहां पे हमारे नर्व सेल रहते हैं। जैसे ये एसिड नर्व सेल के कांटेक्ट में आएगा फिर हमें इरिटेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, टूथैक होगा, दांत दर्द करना शुरू करेगा। देन अब आते हैं डेंटल प्लेक। फूड और बैक्टीरिया का द स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड एंड बैक्टीरिया ओवर द टीथ। दांत के ऊपर फूड और बैक्टीरिया का एक येलोइश लेयर बन जाना डेंटल प्लेक कहलाता है। लोग ब्रश नहीं करते, देखेंगे आप दांतों के ऊपर एक येलो येलो कलर की लेयर लग जाती है, वही येलो कलर का लेयर ही तो डेंटल प्लेक है। तो आप क्या बताएंगे? द फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी एंड येलोइश लेयर ऑफ फूड एंड बैक्टीरिया। फूड और बैक्टीरिया का येलोइश लेयर जो दांतों के ऊपर, टीथ के ऊपर बनता है, हम उसी को कहते हैं डेंटल प्लेक। ये देखें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, येलो कलर का ये लेयर जो बना हुआ है यही डेंटल प्लेक है। क्या है? डेंटल प्लेक है। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन कुछ नहीं है, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फूड को सेल के अंदर तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करना रेस्पिरेशन कहलाता है। सो हम सीधा सीधा कहते हैं द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आप फूड खाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को तोड़ेगी, एनर्जी निकालेगी। वो एनर्जी, ये जो एनर्जी निकली, ये एडीपी और फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एडीपी, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी एडीपी और फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगी और बदल जाएगी किसमें? एटीपी में। अब ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर किए रहेगी और जब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी माइटोकॉन्ड्रिया इसी एटीपी को निकाल देगी, और जब एटीपी को निकालेगी माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी टूट जाएगी एनर्जी में प्लस एडीपी में प्लस फॉस्फेट में। एडीपी और फॉस्फेट पड़ा रहेगा आपके साइटोप्लाज्म में। एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं अपने अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। शुरू करते हैं फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में दो फेज होते हैं, एक तो ब्रीदिंग एंड सेकेंड इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टू फेज, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। बात करते हैं ब्रीदिंग की। द inhalation of oxygen rich air and exhalation of carbon dioxide rich air is called breathing। ऑक्सीजन रिच एयर का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना ब्रीदिंग कहलाता है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है।
ये लंग्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आते हैं सेलुलर respiration में, the breakdown of food inside the cell to produce energy is called cellular respiration. It is a chemical process. It is performed by mitochondria. कौन परफॉर्म करता है? माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। थोड़ा सा देख ले एडीपी, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि जानना जरूरी है। एडीपी कुछ नहीं है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को हम एडीपी कहते हैं। ये लो एनर्जी कंटेंट होता है जो हमारे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम एटीपी कहते हैं, ये हाई एनर्जी कंटेंट होता है। बात करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, जिसको हम पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन फॉस्फेट ग्रुप एंड which contain phosphate group, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये फॉस्फेट ग्रुप किससे बना होता है? फास्फोरस और ऑक्सीजन। फिर से सुने, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, और वो फॉस्फेट ग्रुप फास्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसको हम पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम फूड को तोड़ते हैं, हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जब फूड को तोड़ती है, ब्रेकडाउन करती है, तो जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी एडीपी और फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एटीपी में बदल जाती है। नाउ दैट एटीपी इज स्टोर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड एट द टाइम ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, हमारी जरूरत के समय अब माइटोकॉन्ड्रिया उस एटीपी को निकालेगी और वो एटीपी फिर टूटेगा एनर्जी एडीपी और फॉस्फेट में। एनर्जी हम यूटिलाइज कर लेंगे, एडीपी फॉस्फेट पड़ा रहेगा। सो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज नॉट यूज्ड इमीडिएटली बाय एन ऑर्गेनिज्म, इट इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल। ये क्या किया जाता है? एटीपी मॉलिक्यूल, जो कि मैंने आपको बताया, बाय एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो आगे बढ़ते हैं। हाउ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, या हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर। रेस्पिरेशन जो एनर्जी निकलती है वो स्टोर कैसे की जाती है? तो मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकली, रेस्पिरेशन किया, रेस्पिरेशन सेल के अंदर होगा, कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। इस रेस्पिरेशन में एनर्जी निकली, अब ये एनर्जी एडीपी और फॉस्फेट, ये दोनों आए, ये एडीपी और फॉस्फेट एनर्जी के साथ कंबाइन कर गए। क्या कर गए? कंबाइन कर गए। जैसे ही एनर्जी एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन करेगा, तुरंत एटीपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। अब ये एटीपी स्टोर कर लिया जाएगा, किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा स्टोर कर लिया जाएगा। जब अब एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इस एटीपी को निकालेगी, रिलीज कर देगी। फिर ये एटीपी टूटेगा किसमें? एनर्जी में, फॉस्फेट और एडीपी में। किसमें किसमें टूटा? ये एटीपी टूट जाएगा, एनर्जी प्लस एडीपी प्लस फॉस्फेट। एडीपी फॉस्फेट पड़ा रहेगा क्योंकि बहुत कम एनर्जी होती है इसमें। एडीपी फॉस्फेट हमारे साइटोप्लाज्म पर पड़ा रहेगा। नाउ दिस एनर्जी इज यूज्ड। अब ये एनर्जी हम क्या करेंगे? यूज करेंगे अपने अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। आइए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। लैक्टिक एसिड, ये आप एक एक नंबर में इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस कुछ नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है। सो लैक्टिक एसिड क्या है? ये 3 कार्बन एटम का बना हुआ कंपाउंड होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड लैक्टेट। इसको क्या कहते हैं? लैक्टेट कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला CH3CHOOH लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। पायरुविक एसिड, ये भी 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड होता है, ये भी 3 कार्बन एटम से बना हुआ कंपाउंड होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड पायरुवेट, ये पायरुवेट कहलाता है और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो आगे बढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो उसका एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन यूकैरियोटिक में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोकैरियोटिक में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी एनर्जी निकलती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मात्र 2 एटीपी एनर्जी निकलती है। तो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में? तो आइए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखेंगे ये बात। ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने ले लिया और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हैं C6H12O6। इस ग्लूकोज का
साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगा। ये भी बातें आप याद रखेंगे। ग्लाइकोलिसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म होता है। ग्लूकोज इज broken down into